Hi friends, welcome to my channel and today's I would like to talk about uh, देखेंगे आप यहाँ पे यू कैन सी इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं 2023 के टॉपर्स, हिंदी माध्यम के टॉपर्स मोहनलाल। ओके, अगेन मैं आपको श्योर कर दूं कि इस सेशन में हम समझने वाले हैं 2023 के टॉपर्स में। अगेन आपको बता दूं मोहनलाल के कॉपी को हम देखने वाले हैं जीएस 2 के रेफरेंस में। कुछ क्वेश्चन का डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि टॉपर्स की कॉपी का हम लोग थोड़ा सा डेप्थ एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में वो लोग क्या लिखते हैं। फ्रेंड्स, तो आप चैनल पे यदि नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, चलिए, इन्होंने टेस्ट जो लिखा है, ओके, 26 अगस्त 2023 को लिखा है विजन आईएएस पे। विजन आईएएस ने ही अपलोड किया है इसको। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, एंड फाइनली क्वेश्चन का यहाँ से शुरू होता है। ओके, जैसे आप यहाँ देखेंगे, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए। ओके, जस्ट वेट। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को कि उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। राइट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में इसको समराइज करना है। उन्होंने यहाँ पे इंट्रो में क्या लिखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें हमें जानना कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, किस तरह के पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरणीय दबाव समूह गैर राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह हैं जो नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय संधारणीयता की वकालत करते हैं। राइट, उन्होंने एक बहुत नॉर्मल सी यहाँ पे उन्होंने इंट्रो डाल दिया। दूसरा, अब उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि ईपीजी, राइट, यानी कि जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। उसके नीतियों में योगदान, जैसे आप यहाँ देखेंगे सार्वजनिक भागीदारी हेतु, राइट, उन्होंने यहाँ दिखा दिया कि स्थानीय जनता को शामिल करना। और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे उन्होंने पुट किए हैं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे पॉइंट फॉर्म में इन्होंने लिखा है। हम लोग एक और दो कॉपी को भी देखेंगे इंग्लिश मीडियम की, काफ़ी, जैसे आदित्य श्रीवास्तव सर की बुक कॉपी देखेंगे जब हम। इनफैक्ट उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखे थे। तो हमें पैरा की तरफ नहीं जाना है। इनफैक्ट जो जेन्युइन बातें हैं वो है, बट लिटरली देखा जाता है कि मतलब इंस्टीट्यूट वाले तो बहुत भर भर के लिखवाते हैं, ये लिखो वो लिखो, बट टू द पॉइंट इसमें लिखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है इनकी कॉपी। एंड नेक्स्ट पैरा की हम बात करें तो नेक्स्ट पैरा में भी संभवतः सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। राइट, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है पुनर्वेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग टर्मोलॉजी यहाँ देखने को मिलेगा। पुनर्स्थापना तथा पुनर्बहाली हेतु उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को समझाए। उन्होंने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया, कैसे ये जो एक साइक्लिंग प्रोसेस से उन्होंने इसको क्लियरफाई समझा भी दिया। और देन फाइनली यहाँ पे उन्होंने अपना एक तरह से कंक्लूजन लिखा। तो इनफैक्ट क्वेश्चन लिखने का जो तरकीब है, आई मीन हमें उन चीज़ों को लर्न करना होगा। इनफैक्ट ये लिखने से ही टॉपर्स की कॉपी जब आप देखेंगे, जब उस क्वेश्चन को आप लिखते हैं, देन आफ्टर आपको समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में जो कॉपी है या फिर जो उसकी डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। ओके, और भी क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। जैसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उन्होंने अब यहाँ पे स्टार्ट किया, आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने अब यहाँ पे स्टार्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय समानता, समावेशिता, न्याय का समुचित वितरण तथा सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतों के अनुकूल है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भारी भरकम जो है वो एक तरह से इंट्रो वो पुट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन चीज़ों को समझना होगा कि जितना हम हल्के रखेंगे और चीज़ों को हम बस वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे के हमें फिर आगे निकल जाना है। ऐसा नहीं कि फिर इंट्रो हम बनाते रह गए, एक
और पूरा एक पेज में मैंने आधा पेज पूरा इंट्रो ही कर दिया, इनफैक्ट वो गलत डायरेक्शन होता है। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें तो अब यहाँ पे देखेंगे सेक्स वर्कर हेतु पूर्ण धारणाएं क्या क्या बनी थी, राइट, तो इन्होंने वो दिखा दिया। और सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी उन्होंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में दिखाया, जैसे आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको डेकोरेट भी किया है, और पॉइंट फॉर्म में जो भी है वो भी इन्होंने पॉइंट फॉर्म में ही इसको दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो अब समानता के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये सारे कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है। अगेन उन्होंने चैलेंज को भी यहाँ पे पुट किया है। जैसे अगर बात करें विधिक संरक्षण का अभाव, जैसे कोई कानून नहीं, इसके अलावा पारंपरिक मूल्यों पर आधारित समाज, जो स्टेरियोटाइप एक तरह से देखेंगे सोसाइटी है वो, या फिर आप देखेंगे कलंक तथा आर्थिक सामाजिक सुविधा तक निम्न पहुँच। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखेंगे तो बड़ा इम्पॉर्टेंट उन्होंने इसको जो है वो एक तरह से चैलेंजेज को फेस भी कराया है, और फिर उन्होंने लिख दिया कि आगे की राह कैसी होनी चाहिए। इनफैक्ट इस बेस पे आप देखेंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। टॉपर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं, टॉपर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ती हैं, और कॉपी देख के ही आप जज भी करते हैं कि किस तरह की परफॉर्म हुई होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एड की बात हो रही है प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी कि DLSA डालसा की बात हो रही है द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब नालसा का जो एक्ट है 1987 का उन्होंने यहाँ पे इमीडिएट पुट कर दिया। ओके, एंड वहाँ पे वर्तमान समय में कार्यरत मतलब दिखाया उन्होंने कितने इसमें डालसा में एक तरह से कार्यरत जो एम्प्लॉय है वो है। इसके अलावा उन्होंने फ्री लीगल एड की जो एक तरह से भूमिका है वो बता दिया। जैसे आर्टिकल 39 का जब आप पढ़ेंगे ए यानी कैपिटल ए जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बात की गई है, तो उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना उत्तर देने का प्रयास किया है। तो इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को फ्रेंड्स हमें मिल सकता है इस कॉपी से। आप देखेंगे यहाँ पॉइंट फॉर्म में उन्होंने लिखा। जैसे आगे हम बात करें तो समावेशी न्यायिक समाज का निर्माण, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इम्पोर्टेंट्स भी बताया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है चैलेंजेस, कि आप चुनौती को कैसे आप लिख रहे हैं, फिर आगे क्या किया जाना चाहिए। इनफैक्ट वो चीज़ें तो आपको लिखना ही होगा। तो इनफैक्ट इन्होंने जो चीज़ें लिखा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे उन्होंने दृष्टिपटल किया, और पॉइंट फॉर्म में मतलब जितना आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे आपके मार्क्स वेरी करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है। कॉलेजियम प्रणाली काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था उस समय, आप यहाँ देखेंगे जिसमें इसकी वैधता पर सवाल उठाने लगे हैं, राइट, तो उस पर टिप्पणी करना है। तो इन्होंने इसका भी उत्तर बहुत ही सटीक दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र तथा पदोन्नति हेतु फर्स्ट जज केस 1988 कॉलेजियम व्यवस्था अपनाई गई। अब इसमें जो लैंडमार्क 3 केसेस हैं आप उसको जब देखेंगे तो बड़ा इम्पॉर्टेंट लक्ष्मीकांत में इसको समराइज़ किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में, राइट, क्या होता है। इसके अलावा इसमें कमियां क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्होंने कमी को भी इमीडिएट यहाँ पे दिखा दिया कि क्या क्या कमी है। तो इनफैक्ट देखेंगे शक्तियों के पृथकीकरण के विरुद्ध, राइट, जैसे भाई भतीजावाद की समस्या, जैसे नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं इनफैक्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे इन्होंने जो भी लिखा है ना पॉइंट फॉर्म में लिखा है और बताने का प्रयास किया है। एग्जामिनर खुद जब इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। जवाबदेहिता का अभाव, समावेशिता की कमी, इसके अलावा उन्होंने इस व्यवस्था का लाभ को भी यहाँ पे दिखाया पॉइंट फॉर्म में, 4-5 पॉइंट उन्होंने लिखा। इसके अलावा आगे की राह,
तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप देखेंगे विथ कंक्लूजन आपको देखने को मिल रहा है कि इनफैक्ट आगे क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत ही एक संतुलित उत्तर जो है वो इनकी कॉपी से दिख रहा है। तो हमें फ्रेंड्स हमें ज़रूर इससे सीखनी है, और आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो इनफैक्ट इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें कि कैसे हमें पॉइंट फॉर्म में लिखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉइंट फॉर्म में वैसे ही कैंडिडेट लिख पाते हैं जिसकी अपनी एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर होती है। आप बड़ी बड़ी बुक से या मोटी मोटी जो कॉपी आपने बनाया है इंस्टीट्यूट से, इनफैक्ट आप उससे कभी भी एक अच्छा उत्तर आपका फ्रेमिंग नहीं होगा। तो जितना हो आप सॉर्ट करें अपने नोट्स को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन आफ्टर देखेंगे कि आप भी एक अच्छे स्तर पे आ सकते हैं। और आप लिखने की प्रैक्टिस डेली बाय डेली करें तो आप इनफैक्ट उसको लिख सकते हैं। देखिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन है कि अगर आपके पास मोस्ट सीनियर कोई पर्सन है, इनफैक्ट आप उनसे ज़रूर असेसमेंट करा लें कॉपी की, या फिर आप किसी टॉपर्स की कॉपी निकालें, राइट, एंड आप उसी क्वेश्चन को आप भी लिखें और फिर आप मैच करें कि मैंने क्या पॉइंट्स लिखा और उन टॉपर्स ने क्या लिखा है। तो इनफैक्ट बहुत ही डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो फिर आप मतलब वहाँ से आप सुधार कर सकते हैं और पुट यानी कि वहाँ से जो इम्प्रूव करेंगे ना एक एक स्टेप, वो आपके लिए माइलस्टोन भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है, विश्लेषण कीजिए। तो अगेन उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दिया, लोक नीतियों के क्रियान्वयन प्रायोजित शक्तियों द्वारा लोक कल्याण के रूप में सिविल सेवक लोक कल्याणकारी राज्य के प्रेरक स्तंभ है। उन्होंने एक बता दिया यहाँ पे इंट्रो के रूप में। अब उन्होंने इमीडिएट बताया कि वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं, चूँकि क्वेश्चन में चैलेंजेस ही पूछा जा रहा है और निपटने के लिए जो है वो एक तरह से प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, अनिवार्य प्रशिक्षण क्या होना चाहिए। तो इनफैक्ट उन्होंने बताया तकनीकी चुनौती जैसे आतंकवाद, सुरक्षा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने पुट भी किया है। बदलता सामाजिक परिवेश पे उन्होंने 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा भी अन्य चुनौतियाँ हैं, चूँकि क्वेश्चन में ज़्यादा पहले तो आपसे चुनौती ही पूछी गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अन्य चुनौती में उन्होंने 4-5 पॉइंट्स लिख दिया। देन आफ्टर एक पार्ट्स में उन्होंने क्या किया, एक पार्ट्स में अब उन्होंने उसकी इनिशिएटिव्स को बता दिया क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो एक पार्ट्स में तो हम देख रहे हैं कि एक पार्ट्स में उन्होंने एक इंट्रो दिया, इसके अलावा उन्होंने जो चुनौती है उसको लिख दिया, लेकिन हाफ पार्ट्स में क्या किया उन्होंने इस चीज़ को लिख दिया, वर्तमान की जो आवश्यकता है निपटने के लिए क्या क्या उपाय है, इनफैक्ट उन्होंने इस चीज़ को पुट किया हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी एक बैलेंस जो उत्तर है वो इनकी कॉपी में देखने को मिल रहा है। तो इनकी कॉपी से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ये टॉपर्स की कॉपी है। इनफैक्ट जब आप इसकी इवैल्यूएशन को देखते हैं तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल यदि आप नहीं आंसर राइटिंग करते हैं तो आप ज़रूर कॉपी को देख कर भी, या आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, इनफैक्ट डजेंट मैटर, बट लिटरली यदि कहा जाए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन जो एक तरह का तर्क संगत मामला है वो चीज़ यही है कि हमें जेन्युइन बातों पे बिलीव करना होगा कि जेन्युइन जो बातें हैं वो बातें हैं। अब इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, आपको भर भर के लिखवाएंगे, भर भर के मतलब ये लिखो पैरा ये लिखो। इनफैक्ट वो ज़्यादा उधर आपको ज़्यादा कहेंगे कि उस तरफ झुकना नहीं है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि आप कॉपी ज़रूर एक तरह से देखें टॉपर्स की, देन आफ्टर आप रियलाइज़ करेंगे कि हमें किस तरह के कंटेंट को लिखना है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स जैसे परिणाम आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना करना है क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे जैसे सामाजिक प्रभाव का उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड्स का एग्जाम्पल दे दिया। ओके, जैसे काफ़ी बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, उन्होंने यहाँ पे एक इंट्रो दिया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक जो एक तरह से जो इफेक्टिव बॉन्ड्स है उन्होंने यहाँ पे
उसको दिखा दिया कि क्या क्या उसके लाभ हैं। ओके, 4-5 पॉइंट्स में उन्होंने दिखा दिया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अब इन्होंने जैसे क्राउडिंग आउट प्रभाव नहीं, उन्होंने अन्य चुनौती को भी दिखाया। यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ, इनकी कॉपी में कई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रहा है। चुनौती, राइट, आगे की राह, इन्होंने खूब भर भर के लिखा है। और इनफैक्ट ऐसे ही तो मेन कॉपी में लिखे होंगे वो। इनफैक्ट तो उनकी रैंक 53, मतलब ऑल इंडिया रैंक, बहुत बड़ी बात हो गई। वो भी हिंदी माध्यम के टॉपर्स की कॉपी है ये। तो देखिए आप कैसे पॉइंट फॉर्म में वो लिख रहे हैं चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि भारी भरकम शब्दों का चयन कर रहे हैं, इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कैसे उत्तर का आपको कैसे एक बेहतर उत्तर लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा करना है तो ग्रेजुएट को लेकर, खासकर वुमेन्स को लेकर यहाँ पे टिप्पणी करना है। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोई सर्वे इन्होंने डाल दिया कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या जो है वो एक तरह से कितनी महिलाएं जो है वो भागीदारी है, या फिर उन्होंने ये चीज़ें दिखा दिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाया। इसके अलावा रीज़न उन्होंने बताया, जैसे सुरक्षा का अभाव, बाल विवाह उच्च, तो इन्होंने ये सारे पॉइंट्स, जैसे पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की सोसाइटी तो है ही, वो आपको पता है, उद्यमशीलता का अभाव, इंडस्ट्रीज, शिक्षा रोजगार में व्याप्त अंतराल। तो इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए। इसके अलावा अब समाधान हेतु अंतराल को हल करने हेतु, मतलब उन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिया। एक तो दिया दीर्घकालिक, ठीक है, और एक दिया उन्होंने अल्पकालिक रणनीति। तो इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे डाला है, 2 अलग अलग कर्म करके, कि अगर हम अल्पकालिक के लिए करते हैं तो किस तरह का प्रावधान होना चाहिए और दीर्घकालिक के लिए क्या समाधान होना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने जो भी दिया है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगेन आप देखेंगे तो इस प्रकार महिला, इन्होंने देखिए मतलब इनकी जो कंक्लूजन है वो देखिए, इस प्रकार महिला कार्यबल में समानता सुनिश्चित करे तो आईएमएफ के अनुसार भारत की 23% जीडीपी बढ़ सकती है। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक रफली दिखा दिया, तो ये भी अच्छा लग रहा है कि भाई मतलब वो उन्होंने पॉजिटिव एक थिंग को दिखा दिया। इनफैक्ट आई होप आपको ज़रूर इस बात समझ में आया होगा कि इनफैक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है कॉपी एवोल्यूशन देखकर, कि हमें भी इस तरह के आंसर को पुट करना है एंड ऐसे ही हमें लिखना भी है कंटेक्स्ट। लेकिन मैं अगेन बोलूँगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर आपने जो पढ़ा है ना, मोटी मोटी जो कॉपियाँ बनी हैं, बुक्स है, आप उसको सिनॉप्सिस में तब्दील करें, सॉर्ट करें। जितना आप सॉर्ट करेंगे ना, वही चीज़ें यहाँ लिख भी पाएंगे। हमें बड़ा बड़ा मतलब पैरा नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो आप ज़रूर सिनॉप्सिस को सॉर्ट करें, बहुत सॉर्ट करते जाएंगे उतनी आप करीब होते जाएंगे। मोटी मोटी कॉपी से रिवीजन करके आप नहीं लिख पाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्शन में हो, बट अब एक्सेप्शन में सबको अपना नहीं मान लेना है कि मैं ही एक्सेप्शन हूँ। ओके, जो जेन्युइन बातें हैं वो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरएस को लेकर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली अनिवार्य है। देश में सीआरएस प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। तो उन्होंने नागरिक पंजीकरण प्रणाली में उन्होंने इन चीज़ को यहाँ पे दर्शा दिया है इंट्रो में। अगेन जो पंजीकरण अधिनियम है 1970 का, उन्होंने इसका जिक्र किया है विधिक प्रावधान को लेकर, और इसमें डायरेक्ट इन्होंने दिखाया है इनफैक्ट चैलेंजेस को, चुनौती को यहाँ पे उन्होंने समराइज़ किया है। ओके, एंड आगे देखेंगे तो जो हालिया सुधार हुआ है यहाँ पे उसको इन्होंने पुट किया है। तो बहुत ही मतलब एक देखेंगे कि इनकी कॉपी में बहुत क्लियरफाई है, बातें को घुमा घुमा के नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट ऐसे ही उन्होंने लिख दिया है कि हाँ, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है उस क्वेश्चन की क्वेरीज तक वो पहुँचे हैं और देखे भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है, तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन से होंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो आईएमएफ और ब्रेटन वुड्स संख्या है जिसकी स्थापना 1944 में वैश्विक मुद्रा स्थिरता तथा व्यापार संतुलन व स्थिरता के उद्देश्य से की गई। इन्होंने आईएमएफ का यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया। ओके, अब जो आईएमएफ में जो अभी वर्तमान के जो इश्यूज है, उभरते मुद्दे हैं, उन्होंने जैसे कोटा प्रणाली हुआ, ग्लोबल साउथ की निम्न भागीदारी हुआ, ट्रेंच रिजर्व हुआ, एसडीआर वायलेट हुआ, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को एक तरह से पुट किया है, तो इन्होंने दिखा दिया। इसके अलावा बात करें तो अब इसमें सुधार के जो प्रभावी क्षेत्र हैं उसको इन्होंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। जैसे प्रमुख क्षेत्र और क्या हो सकता है, जैसे मतदान प्रणाली व कोटा सिस्टम को लेकर इन्होंने दिखाया, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय के साथ खुशहाली, तो इन्होंने ये सारे बहुत सारे इंडेक्स को भी दिखाने का प्रयास किया है। जैसे बीओपी संतुलन को लेकर या फिर नया रिजर्व की स्थापना, ग्लोबल साउथ की भागीदारी, तो कैसे होगा उन्होंने ये दिखा दिया है पॉइंट्स को। अगेन उन्होंने दिखाया इस तरह आईएमएफ में वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु बहुपर्यायवाद तथा सुधार की आवश्यकता है। मतलब इनके कंक्लूजन बस देख रहे हैं आप, 20 शब्द में कंक्लूजन ख़त्म। तो इनफैक्ट हमें यही चीज़ें सीखनी है कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं और उनके कॉपी में क्या ऐसे खास हैं जो एग्जामिनर को एक तरह से इंस्पायर कर रहे हैं और अट्रैक्शन भी ला रहा है ताकि वो पढ़े। और जब एग्जामिनर पढ़ता है इसका मतलब कि मार्क्स वहाँ पे आपके इन्हेंस होंगे। तो ये गॉट माय पॉइंट, इन्हेंस करने का तरीका यही है कि आप चार्ट के द्वारा या फिर आप अपने आंसर में आप पॉइंट फॉर्म में लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू राजनीतिक के दायरे में आगे निकलकर भू अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं, विवेचना करना है। तो अगेन उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अगेन उन्होंने यहाँ पे अपना इंट्रो दिया, राइट। भारत ने यूएई के साथ सीएसीपीए समझौता किया है, जो मतलब ये आईआर का क्वेश्चन है तो आपको उसके कंटेक्स्ट में लिखना है। अब पहले के संबंध क्या है, ठीक है, वर्तमान में अभी क्या क्या अर्थव्यवस्था तक संबंधों का अभिसरण है उसको दिखाया गया है यहाँ पे। एंड फाइनली जो भू अर्थशास्त्र आयाम के उदाहरण है यहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए हैं। फाइनली यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो उन्होंने बहुत सटीक लिखने का प्रयास किया है। इनकी कॉपी से एक सीख ज़रूर मिलती है कि आपको गोल गोल नहीं घुमाना है, बातों को नहीं घुमाना है, यहाँ पे नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करना, आप कितना जानते हैं, आप टू द पॉइंट बातों को समझा दीजिए। इनफैक्ट उससे आपके मार्क्स बन जाएंगे। और हमें कौन सा विद्वान बनना है फ्रेंड्स, हमें तो बस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ही आपको वो सेक्रीफाइस वैसा करना होगा और लिखने की जो शैली है वो डेवलप करनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करना है इस पे। तो उन्होंने अगेन क्या किया, अगेन उन्होंने यहाँ पे एक इंट्रो बनाया, इसके अलावा प्रमुख उद्देश्य को दिखाया, इसके अलावा भूमिका में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को पुट किया। तो आप देखेंगे यहाँ कंपनी अथवा निर्माण की जो दृष्टिकोण से क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उन्होंने ये दिखा दिया। एंड फाइनली अगर बात करें तो ये जस्ट 250 शब्दों में लिखना है, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको एलेबरेट भी किया, राइट। जैसे सीसीआई द्वारा नवाचार हेतु किए गए अन्य प्रयास, तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स भी पुट किया है। और फाइनली उन्होंने यहाँ पे इंट्रो दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पेड न्यूज़ का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान भयावह रूप दिखाता है। भारत में पेड न्यूज़ को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा करना है। तो फिर अगेन उन्होंने क्या किया यहाँ पे अगेन उन्होंने एक इंट्रो दिया एंड डायरेक्ट अब यहाँ पे क्या क्या खतरे है उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया। सारे पॉइंट्स फॉर्म में इनके आंसर है, राइट। आप जब देखेंगे इनकी कॉपी को पूरी
तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स फॉर्म में यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि इसे चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता है, ताकि जैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने नोट किया। फिर उसके लाभ को भी बताया, चुनावी अपराध बनाने से लाभ, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स का उन्होंने बताया। फिर अगेन यहाँ पे तो ऐसे कई देखेंगे जब हम, तो ऐसे कई उनके क्वेश्चन हैं जिसमें मैक्सिमम अगर देखेंगे तो पॉइंट फॉर्म में उत्तर देने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इनफैक्ट इससे हमें क्या लर्न मिलता है कि हमें अपने उत्तर शैली को कैसे प्रभावी बनाना है, तो इनफैक्ट इस कॉपी से हम सीख सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, राइट। तो आप ज़रूर इसको आप बार बार देखेंगे एंड आप जब इसको प्रेजेंटेशन को आप जब देखते हैं, समझते हैं, तो एक मन में लालसा उभरती है कि क्यों ना हम भी इस तरह के आंसर राइटिंग को फॉर्मेटिंग करें और इस तरह के लिखने का प्रयास भी करें। तो इनफैक्ट वो चीज़ें भी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे एक एक करके तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल भी है। तो इन्होंने जैसा प्रैक्टिस किया है, अगर उस तरह उन्होंने मेन एग्ज़ाम में लिखा है, इनफैक्ट आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी ये इम्पॉर्टेंट कॉपी है। तो ऑल इंडिया रैंक 53 में अगेन बता दो आपको, मोहनलाल 2023 के टॉपर्स, राइट, उनकी ये कॉपी है। और काफ़ी शानदार उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ विजन IAS में उन्होंने जो GS टेस्ट दिया था, GS 2 का, इनफैक्ट उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 53 मोहनलाल, ओके। एंड काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने उत्तर को बहुत ही प्रभावी रूप से प्रेजेंट किया है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको मार्क्स दिलाने में इन्हेंस भी किया है। तो टू द पॉइंट लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जितना आप प्रभावी रूप से लिख पाए उत्तर को, उतना ही बेहतर होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे टॉपर्स की कॉपी का भी जो इवैल्यूएशन हुआ है उसको देखेंगे, और उससे कुछ ना कुछ सीखने को हमें ज़रूर मिलेगा। और इनफैक्ट हम उन चीज़ों को अपने अंदर एक तरह से इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि हमारा भी एक उत्तर प्रभावशाली हो और आकर्षित हो, ओके। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस तरह के जो एक तरह से देखेंगे प्रेजेंटेशन को, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल भी अदा करता है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। बहुत सारे पॉइंट्स फॉर्म में उन्होंने लिखा है, जैसे आप देखेंगे विधायी समर्थन के बावजूद, जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन को देखिएगा आप जस्ट, ओके। जैसे थर्ड जेंडर को लेकर क्वेश्चन है, जैसे भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है, तो विश्लेषण कीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे ट्रांसजेंडर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं कि जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, आर्टिकल 21, वो उनको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी देता है। इनफैक्ट कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पुट किया जा सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है, इसकी बदौलत उनको ऑल इंडिया रैंक 53 अचीव हुआ है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप यहाँ से सीख सकते हैं, और इनकी कॉपी से सीखने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और सीखना हमारा तत्पर मतलब एक संज्ञान भी होना चाहिए। आप सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं, तो आपको ज़रूर सीखने की लालसा एंड किसी भी चीज़ को एक तरह से कहेंगे कि उससे उसके गुण को लेना, ये हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के टॉपर्स के कॉपी का जो इवैल्यूएशन हुआ है, उसके क्वेश्चन को देखेंगे, उसके फ्रेमिंग को देखेंगे, एंड हम देखेंगे कि हमारे उत्तर में और उनके उत्तर में कितना डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलेगा, और उन चीज़ों को हम अपने उत्तर शैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।